एक साल के रोक के बाद चना वायदा फिर से शुरू हो गया है। पिछले साल जून में जब इस पर रोक लगी थी तब दाल 150 से 200 रुपए किलो की बिक रही थी। महंगाई पर मचे बवाल से सरकार को गुस्सा आया, तमतमा उठे और चना वायदा बंद कर दिया गया। लेकिन दाल अब फिर से सुर्खियों में है, महंगाई की वजह से नहीं बल्कि किसानों को भाव नहीं मिल पाने की वजह से। तमाम कोशिशों के बावजूद कीमतों को सपोर्ट नहीं है। ऐसे में फिर से शुरू हुआ है चना वायदा। आज जानेंगे कितना होगा वायदा से फायदा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हमारी खास पेशकश में जुड़ चुके हैं पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील, ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल और ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चना वायदा के फायदा को समझेंगे हमारे पैनल के साथ अपने मेहमानों से बात करके, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक साल पहले जो सरकार वायदा को महंगाई का विलन मानते हुए जिस चने के वायदा पर रोक लगा दी थी, आज फिर से उसमें वायदा कारोबार शुरू हो गया है। एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह का दावा है कि चना वायदा से किसानों और दाल उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। जो सितंबर का वायदा जो खुला है वो लगभग स्पॉट प्राइस से 100 रुपये ऊपर खुला है और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ्यूचर का प्राइस ट्रेंड है वो किसानों को पता होना चाहिए, ताकि किसान ये डिसाइड कर सकता है कि मैं किस टाइम पे कौन सी क्रॉप की उत्पादन करूं, कब बेच सकता हूं, और ये सब इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने का काम होता है वायदे बाजार का। तो एक्सचेंज तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। समीर शाह मानते हैं कि इससे किसानों का और पूरे दाल उद्योग का फायदा होगा। लेकिन बीरेन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक्सचेंज का दावा आपको कितना सही, कितना सटीक लग रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि दाल उद्योग या फिर किसानों को अब तक हमने देखा है कि कोई फायदा नहीं मिल पाया है। पहले भी जब दालों की कीमतें बहुत ऊंची चलती थी तो किसानों की हमेशा शिकायत होती थी कि कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर तक तो कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, वायदा पे बहुत कीमतें तेजी से भागती हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। एज ए मार्केट प्रैक्टिशनर मुझे मार्केट जज करना चाहिए, एक्सचेंज को जज करना रेगुलेटर का सवाल है। तो ये नहीं, मैं एक्सचेंज को जज करने की बात कर भी नहीं रही हूँ बीरेन, लेकिन ये जो पूरी सोच है वायदा से जुड़ी हुई और उसको लेकर एक ग्रुप है जो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, एक्सचेंज यहाँ पर उसके साथ खड़ा हो रहा है, तो ये दो राहें पर क्यों है? दो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्यों? बेसिकली मैं ऐसा मानता हूं कि फ्यूचर्स एक हाल की जो फ्री इकोनॉमी रेजिम है उसमें एक अनिवार्य अनिष्ट के तौर में मैं उसको देखता हूं। हाँ? वो जो ट्रांसपेरेंसी देता है, प्राइस डिस्कवरी देता है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ रिस्क की सुविधा और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये देता है। ये उदात्त आशय अगर हम उसको प्रॉपर निभा नहीं पाते हैं तो वो सिस्टम की गलती नहीं है, पार्टिसिपेंट या इकोसिस्टम की गलती हो सकती है। जो लोग फ्यूचर्स की प्रोटेस्ट करती है, हाँ। प्रोटेस्ट करते हैं उनको खास ये रखना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम ये है कि प्राइस ट्रांसपेरेंट नहीं रहता और उनकी ओपेसिटी में छिपी प्रॉफिट चली जाती है, उसका दर्द है ये। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से वो बात रखी। लेकिन इसी इकोसिस्टम से, इसी दाल उद्योग से जुड़े हमारे साथ दाल उद्योग के रिप्रेजेंटेटिव सुरेश अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, हमारे साथ एक्सचेंज एनसीडीएक्स के ये एमडी और सीईओ वो जुड़े और उनका ऐसा दावा है कि इससे किसानों का और दाल उद्योग से जो भी लोग जुड़े हैं उसका फायदा होगा चना वायदा की शुरुआत से। आपकी क्या सोच है, कितना फायदा होगा? देखिए, अभी जनरली एनसीडीएस में जब भी चना रहा या कोई भी जिन्स रही तो उसका लाभ किसानों को और मिलर्स को कम मिलता है, एनसीडीएस चलाने वालों को ज्यादा मिलता है। मगर इस बार पिछले 5 साल की परिस्थिति भिन्न है। 2017 में चना और बारी जिन्स जितना भी तुअर उड़द है वो सब एनसीडीएस के बाहर था और मार्केट काफी नीचे है। तो इस बार हमको ऐसा लगता है कि 20-30% इसका लाभ
किसान को और मिलर्स को मिल सकता है। मगर हम ये सोचें 5 साल का अनुभव देखें तो वो हमारा डिफरेंस है। अगर दाल इंडस्ट्रीज में देखें एनसीडीएस का एक फायदा ये 30% ये करते भी हैं, तो एक मनोव्यक्ति जो होती है देश के व्यापारी की या देश के किसान की या ट्रेडर्स की, वो चाहे जब एनसीडीएस से परिवर्तन हो जाती है, उसके आधार 2-3 है, फसल अच्छी आ रही है, क्रॉप अच्छी हो रही है, क्रॉप अच्छी होने से मार्केट नीचे होगा, और अचानक 2-3 दिन में वायदा कारोबार में चने की कीमतें हाई हो जाती है, तो जो हिंदुस्तान के व्यापारी और ट्रेडर्स सोचते हैं उनका सोच वहाँ जाके खत्म हो जाता है और वहाँ से एनसीडीएस वायदा कारोबार का सोच डेवलप हो जाता है। नहीं तो मुझे बताइए कि ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि देखा जाए देश एक ही है, इकोसिस्टम वही है। आप कह रहे हैं कि किसानों को, कारोबारियों को या उसके उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा नहीं होता, एक्सचेंज को होता है, लेकिन ऐसा क्यों? इतना डिसइंटीग्रेशन क्यों है? क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह 2-3 है। मैंने ये भी कहा कि 30% फायदा होता है। इसकी वजह है कि जो इंडिया में एनालिस करते हैं व्यापारी, सरकार एनालिस करती है, इन एनालिस के विपरीत एनसीडीएस अब तीसरी शक्ति है। इसको आप भारत की शक्ति ना माने, ये एक अलग प्राकृतिक अलग टाइप की एक एजेंसी हो गई। अच्छा। जो कि भारत सरकार और व्यापारी के नजरिए से सोचती है। जहां लोगों का नजरिया होता है कि अच्छी क्रॉप है, यहाँ उनका नजरिया बदल जाता, तो इसका लाभ 25 से 30% ट्रेडर्स और व्यापारियों को मिलता है। और इनका जो दृष्टिकोण है वो इंडिया के बाहर का रहता है, और चाहे जब बाजार को ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है। सुरेश जी, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे जो हाल फिलहाल में बहुत सारी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी जो खबरें निकल कर आई हैं दाल के बाजार से और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी, आप वो सारी बहुत सारी चीजें सरफेस पर ला रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सब वायदा में ही तो सट्टेबाजी होती नहीं है ना? हाजिर में भी तो हम अक्सर देखते हैं कि किसान जो पैदा करता है, बीच में यहाँ इंपोर्टर्स या ट्रेडर्स आ जाते हैं, उनसे माल खरीदते हैं एमएसपी से नीचे, और जब यहाँ पर एजेंसीज को, सरकारी एजेंसीज को बेचने की बात आती है तो वो एमएसपी के भाव पर यहाँ पर बेच देते हैं। तो ये भी एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि गलत प्रैक्टिसेस हैं ट्रेड की। और फिर आप हाल ही में इंदौर की मंडियों का मामला ले लीजिए, सामने आया है कि सोयाबीन के भाव को लेकर किसानों, कारोबारियों के बीच में झड़प हो गई। तो फिर क्यों दूसरे लोग इस बाजार से उनको नहीं जुड़ना चाहिए? क्योंकि हाजिर में भी वही हाल आता है, जो आप वायदा पर आरोप लगा रहे हैं वो हाल तो हाजिर में भी है। नहीं, हाजिर की स्थिति अलग है। हाजिर में यहाँ पर सोयाबीन में एक गलत इशू यूं हो गया कि पिछले 3 साल से सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, और सोयाबीन के प्लांट जो मध्य प्रदेश में है, पहले हिंदुस्तान में सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता था, तो यहाँ के काफी प्लांट इस समय बंद हैं पिछले 6 महीने से, और उनका उत्पादन बंद है। तो इस स्थिति में सोयाबीन का डिफरेंस कल्चर है, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज उसको परचेस नहीं कर रही, डीओसी का भाव विश्व में कम है। बेसिक फंडामेंटल तो वही है ना। अगर आप यहाँ तिलहन की आप बात कर रहे हैं, उधर दलहन की बात कर रहे हैं, दलहन को लेकर भी तो यही बवाल हुआ था ना कि किसान माल लेकर जा रहे हैं, वहां पर ट्रेडर्स उनसे खरीद ले रहे हैं एकदम से लो लेवल पर, और वही इंपोर्टेड बताकर ओवर इनवॉइसिंग करके यहाँ पर सामने डाल दे रहे हैं। तो फिर फर्क क्या रहा? नहीं, ओवर इनवॉइसिंग और जो इंपोर्टेड माल अगर डाला है तो वो व्यापारी अपनी मर्जी से नहीं डालता, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट के अधिकारी। देखिए, गवर्नमेंट जब वो माल परचेस करती है तो उनके पैकिंग में परचेस करती है, बारदान उनका होता है, कैरी बैग उनका होता है, तो उनकी बगैर मर्जी तो उनके गोदाम में कोई कदम भी नहीं रख सकता। चलिए, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप यहाँ पर सरकारी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, जो हाल फिलहाल में हमने इंसिडेंट्स देखे। उसको कह रहा हूँ कि बगैर सरकारी कर्मचारी के कोई व्यापारी गवर्नमेंट में माल नहीं दे सकता। मगर एक बात और जरूर कहूंगा कि 2-4-5% व्यापारी अनुचित काम करते हैं, तो उससे 95% उद्योगपति उस प्रकार के नहीं है। 5-7 रूरल क्षेत्र में गरीब ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी जो कि छोटे लेवल पे रहते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, वहाँ के अधिकारी परिचित रहते हैं, वहाँ के लोग परिचित रहते हैं। बात तो वही है कि दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, वायदा का जो पूरा फायदा है वो नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, नहीं जुड़ पा रहे। और हाजिर में भी दिक्कतें हैं, हाजिर में भी बहुत लेवल पर किसानों के साथ यहाँ पर बहुत नाइंसाफी होती है, और बहुत से मिडलमैन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है जो ऐसे उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं। रुपेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आज की तारीख में जो दाल की कीमतों में गिरावट आई है वो सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, और फिर सरकार का तो सरदर्द है ही। आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो चना वायदा की शुरुआत हुई है, इससे दाल की कीमतों को क्या सपोर्ट मिल पाएगा? इफ यस, कैसे?
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज से जो चना का वादा वापस जो शुरू हुआ, रीलॉन्च हुआ, उसके जो फर्स्ट डे में जो वॉल्यूम हुआ है अप्रोक्सीमेटली 17 to 18,000 टन के आसपास का वॉल्यूम हुआ है, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट वेरी फर्स्ट डे में। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी इंडस्ट्री चाह रही थी कि एक्शन में वायदा आए और अपने आप, जैसे कि पहले बताया ऐसे, अपने आप को हेज करे, क्योंकि राइट नाउ इतनी बड़ी इंडिया इज नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 1 कंज्यूमर। डिस्पाइट ऑफ दैट कोई भी हेजिंग करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे कि भाव 120 रुपीज वाले भाव अभी 50 रुपये के अंदर चले गए चना के, तो वन साइड जो फॉल आया उसको रिस्क मैनेज करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं था। तो अभी भी मार्केट में, अभी आप देखें तो पल्सेस मार्केट में अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस जबरदस्त चल रही है, क्योंकि भाव जो हिसाब से वन साइड टूट रहे हैं, सामने मानसून भी बहुत अच्छा आ रहा है, उस हिसाब से सोइंग के फिगर भी थोड़े अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी भी बेरिश ट्रेंड चालू है। इसमें चना का वायदा शुरू हुआ, उसके कारण थोड़ा बाजार में सपोर्ट आ गया। जैसे ये बाजार में खबर आ गई 2-3 दिन से कि चना का वायदा वापस शुरू हो रहा है, सो 150 से 200 रुपए के आसपास का भाव में रिकवरी आ गई और नए स्टॉकिस्ट भी आने लगे बाजार में, इन्वेस्टर्स भी आने लगे। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि 8% चना का जो फ्री फॉल आ रहा था, बिकॉज ऑफ ये चना की एंट्री, चना का रीलॉन्च के कारण बाजार में थोड़ी सी राहत की ऐसे दिख रहा है कि बाजार में थोड़ा सा राहत जैसा दिख रहा है कि आने से तो एक राहत डेफिनेटली दिख रही है। और इस खबर के आने से पहले से ही हमने देखा हाजिर में कुछ कंफर्ट जोन एक बना है जहां तक चना और दालों का सवाल है। वीरेन, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं रुपेश की कि दालों की कीमतों को सपोर्ट अभी तो मिलता दिख रहा है, कुछ यहां पर इंटरेस्ट आता दिख रहा है, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा? पिछले साल के सस्पेंशन के बाद अब वापस आ रहे हैं और अभी पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया। आपको लगता है कि सहारा मिल पाएगा दाल की कीमतों को? थोड़ा सहारा मिलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स का बेसिक एक रोल ये भी होता है कि वो बैलेंसिंग का काम करता है, एक्सट्रीम बेरिशनेस को भी दूर करता है, एक्सट्रीम बुलिशनेस को भी दूर करता है। जो बार बार हमारे यहाँ रिपीटेडली तेजी मंदी में वायदा को सस्पेंड कर देने की जो बात हो रही है ना, उससे सिस्टम को धक्का पहुंचता है। किसी भी हालत में अगर हम फ्यूचर्स को बंद ना करें और चालू रखें, उसके और भी उपाय होते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस वापस आएगा। बाकी तो लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, इसलिए किसी भी हादसे को कोई परमानेंट याद नहीं रखता। बिल्कुल, काफ़ी जल्दी इस कारोबार में, इंडस्ट्री में लोग बहुत सारे एक्सीडेंट्स को पचा लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल राइटली कहा कि कॉन्फिडेंस वापस लाना बहुत ज़रूरी है, जो फिलहाल लैकिंग है। और वायदा को लेकर कुछ कारोबारी तबके का जो एतराज़ भी है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये बात खुद कई बार साबित भी हो चुकी है। लेकिन एक साल में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि दाल का जो पूरा बाजार है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल बदल गया है। पहली बार देश में खपत के मुकाबले हम स्टॉक ज़्यादा देख रहे हैं दालों का। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे रहेगी आगे चने और बाकी दालों की चाल, ये हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा, चना वायदा से कितना होगा फायदा दालों को। वीरेन, पहली बार हम देख रहे हैं दालों की स्थिति देश में कुछ अलग है। रिकॉर्ड पैदावार की स्थिति है, 221 लाख टन की पैदावार है, इसके अलावा 57 लाख टन का इंपोर्ट है। तो कुल घरेलू स्टॉक अभी हमारे पास 278 लाख टन का है और सालाना खपत हमारे सामने है 240 लाख टन की। हम सरप्लस में फिलहाल इस समय चल रहे हैं। इसे देखते हुए आपको चने की चाल कैसे लग रही है आने वाले समय में? चने में मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वापस कैश कैरी आर्बिट्रेज, मतलब हाजिर माल के सामने फ्यूचर्स बेच के हेजिंग करने का, और उसमें रिटर्न भी अभी मेरे हिसाब से 1-8% का मिल जाएगा। अच्छा। तो ये वापस शुरू होगा। तो पैरा बैंकिंग सेक्टर जो है, WSP और पैरा बैंकिंग, NBFC, इन कमोडिटीज़, उनके लिए ये राहत का समाचार है। और ट्रेड में भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, ब्रॉडली फ़ायदा होगा। लेट अस होप कि ग्रीड का रेशनैलिटी पे कंट्रोल ना आ जाए। अगर ग्रीड हावी हो जाएगा तो वापस वो हो सकता है। ओके। रुपेश, मुझे ये बताइए कि इस बार जो स्थिति है, खासतौर से हमारे स्टॉक के भंडार के फ्रंट पर, वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि सरकार ने बड़ी जीतोड़ मेहनत के बाद यहाँ पर अपना एक इंटरफेरेंस दिखाया है, 20 लाख टन का बफर स्टॉक खड़ा किया है और बाजार में वो रेगुलरली अपनी दखल दिखा रहे हैं इस कमोडिटी में। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम कहते हैं कि दुनिया भर में जब फ्यूचर्स ट्रेड को फल्ले फूलने की बात आती है तो कहा जाता है कि फ्री मार्केट फोर्सेस होने चाहिए और उसी के बेसिस पे बाजार में उतार चढ़ाव होना चाहिए। इस तरह के जिस तरह का सरकार का इंटरवेंशन, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है?
जो हिसाब से पल्सेस की अभी सिचुएशन थी, वन साइड फ्री फॉल चल रहा था, ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी, फार्मर्स आर अंडर पैनिक, ट्रेमेंडस पैनिक में थे कि आगे जाके भाव क्या होगा। उसमें गवर्नमेंट ने 5050 के, फॉर एग्जांपल टूअर की बात करें तो 5050 के एमएसपी, इसके ऊपर 400 रुपए का जो बोनस डिक्लेयर किया और अप्रोक्सीमेटली 20 लाख टन के आसपास का प्रोक्यूरमेंट किया। उससे डेफिनेटली पल्सेस के भाव में और फार्मर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था। नो डाउट राइट नाउ अभी जो एमएमटीसी, नाफेड, जो भी जिसके भी पास अभी स्टॉक पड़े हुए हैं, अभी वो बिकवाली कैसे करे उसकी फिराक में है, क्योंकि जो भी टेंडर निकाल रहे हैं बट देयर इज नो बायर इन द मार्केट, और इसलिए उनकी नई खरीदी बंद हो गई है। उसके हिसाब से अभी देखें तो आज भी लातूर की मंडी में 3800 3900 रुपीज के भाव चल रहे हैं, और इंपोर्टेड लेमन टूअर की बात करें तो इंडिया बॉम्बे मार्केट में अराउंड 3400 के भाव चल रहे हैं, जबकि एमएसपी अराउंड 5450। तो जैसे ही गवर्नमेंट की खरीदी कम हो जाती है, ऐसे ऐसे पल्सेस के भाव वापस नीचे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है डेफिनेटली मार्केट के लिए चाहिए, और आगे भी उनको प्रयास करना चाहिए कि हो सके उतना माल प्रोक्योर करे, और उसका एक ही सॉल्यूशन अभी 8% दिख रहा है, ये सप्लाई का करके गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के लिए छूट दे देनी चाहिए। ओके, चलिए ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, लेकिन जैसे कि रुपेश ने कहा कि सरकारी दखल है वो बहुत जरूरी है इस प्रकार के एसेंशियल कमोडिटीज में। सुरेश जी, आपको इस बात से एतराज है कि वायदा में उठापटक बहुत होता है, इस वजह से किसान और काफी सारे कारोबारी अपना हाथ जला लेते हैं, लेकिन गेहूं भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें वायदा हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर भी सरकारी दखल है एफसीआई के जरिए। अब 20 लाख टन का बफर स्टॉक बन गया है दाल के बाजार में, सरकार की दखल है, रुपेश कह रहे हैं कि नेसेसरी है और सरकार जो कुछ बन पड़ रहा है कर रही है, फिर आपकी चिंता का अब क्या कारण है? अभी भी चिंता है? देखिए, चिंता तो पुराने अनुभव में जो पिछले 2-4-5 सालों में जो चिंता थी उस आधार पर चिंता है। उस साल का जो ट्रेड है, अब निश्चित है नया ट्रेड, अब एक बार इनको फ्यूचर को बंद किया था, काफी दिनों से ये मार्केट बंद है, तो इनमें अंतर आने की संभावना भी नजर आती है। क्योंकि सरकार ने इसको तत्काल बंद किया था, दाल की कीमतें बहुत बड़ी थी, तो इसमें हमको भी लगता है कि सुधार आना चाहिए। पर वर्तमान में जो पैदावार हुई है भारत में और विदेशों से आ रहा, उस हिसाब से दालों का निर्यात खोलना सबसे पहला विकल्प था, और ये भी एक विकल्प है। तो दोनों विकल्प को सरकार को एक साथ चलाना चाहिए। इस बार समझ में नहीं आया कि निर्यात क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो दालों का निर्यात खोलने की आवश्यकता थी। मैं अभी सीतारमण जी से भी मिला था और उनसे कहा कि दालों का निर्यात खोलना किसान के लिए लाभदायक है, व्यापारी के लिए 10% लाभदायक है, किसान के लिए पूरा लाभदायक है। क्योंकि अगर विश्व में दालों की कीमतें बढ़ेगी तो इंडिया में दालों का उत्पादन बढ़ेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो किसान से माल परचेज करेगी। आप ही का पॉइंट है ये, जो आप जो पॉइंट कह रहे हैं वैलिड है। यही बीरेन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस सिनेरियो में, जैसे कि हमारे यहाँ पर सुरेश जी और रुपेश दोनों का ये कहना है कि सिनेरियो बिल्कुल अलग है, इस बार सरकारी दखल जरूरी है इस तरह की कमोडिटी में अगर आपको अपने किसानों को बचाना है। मुझे बताइए कि इस बार वायदा के कारोबार में क्या नया हो सकता है, और फिर दिक्कतें ना आए, फिर इसको सस्पेंड करने की या बहुत इस पे दखल वायदा में गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर और इस नए इकोसिस्टम को लेकर क्या कुछ हो सकता है? फिजिकल मार्केट अगर आप हेल्दी रखोगे तो वायदा में गड़बड़ी होने की सवाल काफ़ी कम हो जाते हैं। सुरेश सर ने जैसे ये बताया कि गवर्नमेंट निर्यात क्यों खुल नहीं रही है, तो वो एक बहुत अजीब सी बात है कि इतना लार्ज सप्लाई है, आपको सब कोई रिस्क नहीं है सप्लाई सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी साइड का, तो आप क्यों एक्सपोर्ट नहीं खोल रहे हैं? एक्सपोर्ट खोलेंगे तो ये दबाव, ये ग्लट कम हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, चलिए इसी नोट पर हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब जब चना वायदा खुल चुका है तो कैसे हो आपको फायदा और इसमें क्या हो आपके मुनाफे की रणनीति। थोड़ी देर में। तो क्या रणनीति लेकर चला जाए चने में, ये हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की मदद से। रुपेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब वायदा खुल चुका है क्या रणनीति आप बनाना चाहेंगे? एट प्रेजेंट अगर देखें तो चने का वायदा की पहले ऐसे उम्मीद थी कि 3 से 4 डिलीवरी सेंटर एडिशनल होंगे, तो हिसाब से एज चना देखे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी जो हिसाब से दिया है वो हिसाब से ओनली बीकानेर और गंज बासोदा करके जो मध्य प्रदेश में सेंटर है उनकी अप्रूवल मिली हुई है। लेकिन गंज बासोदा में पर्टिकुलरली ऐसा है कि वहाँ पे कसारी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हिसाब से वहाँ पे डिलीवरी लगेगी या नहीं लगेगी इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन बीकानेर ही एक सेंटर बाकी, और वहाँ पे भी अभी देखे तो स्टॉक का ही माल है पड़ा हुआ है, क्योंकि अरावल मंडिया में बंद हो चुकी है।
तो वो जिसके पास अभी स्टॉक है वो अराउंड 5500 के लेवल में बेचने के लिए सोच रहा है। अच्छा। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि या फिर ऑस्ट्रेलियन चना जो भी 5000 रुपए के पड़ते से नवंबर दिसंबर डिलीवरी का माल यहाँ पे आ रहे हैं, दे कैन हेज देयर पोजीशन इन एक्सचेंज फॉर नवंबर दिसंबर डिलीवरी। वो हिसाब से अराउंड 10 to 12% के आसपास का मुनाफा इजीली कमा सकते हैं। ओके बीरेन, आपकी क्या सोच है और क्या हिदायत रहेगी? मैं ऐसा मानता हूँ कि बेसिस सेंटर और बेसिस वैरायटी फ्यूचर्स की सक्सेस में बहुत पायनियर रोल रखते हैं। हाँ। तो यहाँ इंपोर्टेड चना और जो भी पॉपुलर वैरायटी है दालों की वो सभी लिस्टिंग होनी चाहिए। और जैसे रुपेश भाई ने बताया कि वो कुछ बेसिस सेंटर में कम प्रॉब्लमेटिक माल होता है ना, तो फिर वहाँ अचानक इरेशनली जमा हो जाता है, जो हम सोयाबीन में देख रहे हैं। तो यहाँ मुंद्रा को एटलीस्ट डिलीवरी सेंटर मिलना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूँ। साथ ही बीरेन मुझे ये भी बताइए कि इस बार क्योंकि एक सस्पेंशन के बाद ये कमोडिटी वापस आ रही है, एक्सचेंज की यहाँ पर क्या ड्यूटी बन जाती है, सेबी की क्या ड्यूटी बन जाती है, किस प्रकार से इसे मॉनिटर करें, वॉच करें? मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे कड़ी निगरानी WSP सेक्टर पे, मतलब माल की डिपॉजिट है वहाँ से ही गड़बड़ शुरू होती है। तो वहाँ पहला चेक वहाँ लगना चाहिए। फिर फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग है उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशन, प्रॉपर मार्जिनिंग। अगर बहुत बड़ा सट्टाबाजी होता है तो लॉन्ग लिक्विडेशन ओनली, ऐसा भी सुविधा है। तो काफी चेक बैलेंसेस है इसमें। ओके, तो काफी निगरानी की, काफी ज्यादा कड़ाई की भी जरूरत होगी, इस पे नजर रखने की जरूरत होगी। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वायदा खुल गया है तो अब आप यहाँ पर अपने मुनाफे की रणनीति जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाई बनाकर चल सकते हैं। सुरेश जी, रुपेश, बीरेन, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।